नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारूफ रजा। आज का दिन सुप्रीम कोर्ट की नजर रहा। वजह थी वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसको लेकर के गहमा गहमाई रही। लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी रही। कपिल सिब्बल ने बहुत सारे तर्क रखे। सीजीआई संजीव खन्ना ने उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करी। वहीं जो है जस्टिस संजय कुमार भी वहां थे। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि 3 जजों की जो बेंच है वो इसको सुनेगी, लेकिन बाद में 2 जजों ने इसको सुना, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और संजय कुमार जस्टिस थे, जिन्होंने इस पूरे मामले की सुनवाई की। लेकिन इस पूरे मामले के दौरान जो है जो तुषार मेहता, जो कि सॉलिसिटर जनरल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने भी कई तर्क रखे। लेकिन बात ये निकल के आई कि आखिर इस दौर में, इस वक्त में इस बिल की जरूरत क्या है। इस पूरे कानूनी दांवपेच को, मुद्दे को जानने के लिए, समझने के लिए, और आज कोर्ट में क्या हुआ और कल क्या होने वाला है, पूरी जानकारी के साथ एक बिल्कुल परिपक्व सीनियर वकील और को चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के और एक्स मेंबर ऑफ दिल्ली वक्फ बोर्ड के हिमाल अख्तर मेरे साथ मौजूद हैं। हिमाल अख्तर, आपका स्वागत है, खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब जी। सबसे पहला सवाल कि आखिर जब ये बात आती है कि आप कहते हैं कि ये जो कानून है वो धार्मिक आजादी को पाबंद करता है, रोकता है, अड़चने पैदा करता है, उसका हनन करता है, क्या समझे? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये तमाम हम अपनी चीज़ों को किस तरह मेंटेन करेंगे, ये आज़ादी हमें आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। उसी के तहत वक्फ बोर्ड चलता था। अब आज की डेट में उन तमाम चीज़ों को से बाहर करने के लिए, उनकी चीज़ों पे कब्जा करने के लिए, अपने टर्म्स डिक्टेट करने के लिए ये एक्ट लाया जा रहा है। तो मेरा अपना मानना ये है कि आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन है। जी, वायलेशन है। यही सवाल जो है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं, 100 से ज्यादा याचिकाएं पहुंची। तमाम सियासी दलों ने वहां पर याचिकाएं लगाई, जो कि खास तौर से विपक्ष में बैठी हैं। कांग्रेस है, आरजेडी है, लेफ्ट पार्टीज है, आम आदमी पार्टी है, वहीं जमीयत उलमा हिंद भी है। इसके अलावा भी बहुत सारी मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसके खिलाफ याचिकाएं डाली हैं। और जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला आप जानते हैं कि अदालत में आया है, उसकी पूरी तरीके से संभावनाएं थी कि ऐसा होना था। लेकिन सवाल ये उठाया कपिल सिब्बल ने कि आखिर आप वक्फ बाय यूजर्स किसको कहते हैं। उनका कहना है कि जो 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी से जो वक्फ प्रॉपर्टीज है, उनको कैसे आप नोटिफाइड करेंगे? उस वक्त रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, अंग्रेजों का कानून था, तब क्या कहेंगे, किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ उनका सवाल बिल्कुल सही था। जो प्रॉपर्टीज बाय यूजर वक्फ में होती थी, उनको वक्फ बाय यूजर कहते थे। उनको डी नोटिफाइड करना इट्स नॉट ए इजी जॉब। जैसे कोई मस्जिद है, वहां 200 साल से नमाज चली आ रही है, आप उसके यूजर को कैसे चेंज कर सकते हैं? ऑटोमेटिकली वहां नमाज होती है। दरगाहें हैं जो कई सौ साल पुरानी दरगाहें हैं, तो आप उनके यूजर को आप कैसे चेंज कर सकते हैं? आप उसे वक्फ प्रॉपर्टी से बाहर कैसे कर सकते हैं? तो ये उनको भी मालूम है कि प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं है। और इन तमाम चीजों के मैं आपको बता दूं कि सरकार के तौर पर जो गजट नोटिफाइड चीजें हैं, ये चीजें गजट में नोटिफाइड हैं ऑलरेडी कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। आप उनकी उस चीजों को कैसे खत्म करेंगे? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी गांव में कोई प्रधान आया और उसने कहा कि मेरी 5 बीघे जमीन ये खाली पड़ी है, यहाँ ईद की नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। अल्टीमेटली वो ईदगाह में कन्वर्ट हो गई। अब ईदगाह में नमाज दिन में होती है, कोई बिजली नहीं होती, कोई पानी नहीं होता, कोई राशन कार्ड नहीं होता, कोई खतो किताबत वहां नहीं होती, तो आदमी कैसे साबित करेगा कि इसके हम क्या डॉक्यूमेंट ला के देगा? तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हमें इस बात को कानून बनाने के कितने टाइम इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके सबूत कहाँ से लाए जा सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। वक्फ बाय यूजर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी बात ये निकल के आई कि आप इसके तहत जो 2 मेंबर्स की बात करें, नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करने के, उस पर भी एतराज किए। कपिल सिब्बल ने भी एतराज किए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि क्या आप हिंदू ट्रस्ट में मुस्लिम्स लोगों को एज ए मेंबर रखेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल बहुत सही सवाल था। मैं ऐसा कहता हूं
कि हिंदू ट्रस्ट में भी दूसरी कम्युनिटी के लोगों को नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से यहाँ मुस्लिम इसमें वक्फ बोर्ड में दूसरी कम्युनिटी के लोग नहीं आने चाहिए, मसलन कि नमाज कैसे पढ़ी जानी चाहिए या उसकी सेंसिटी क्या है, कैसे उस चीज के रेस्पेक्ट को मेंटेन करना चाहिए, उसके तौर तरीके क्या होने चाहिए, अगर उसका कंट्रोल उसी कम्युनिटी के लोगों में होगा तभी चीजें मेंटेन हो पाएंगी। सपोज एक मुस्लिम को आप टेंपल ट्रस्ट में आप भेज दीजिए, उसको वहां की चीजें पता ही नहीं है, या गुरुद्वारे में भेज दीजिए, या गुरुद्वारे में भेज दीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये खूबसूरती रही है कि हम एक वतन के होने के बावजूद भी अपने अपने तरीके से अपने अपने मजहब को प्रोपेगेट कर सकते हैं, अपनी चीजों को अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आजादी दी है, और उस आर्टिकल उनको उन फंडामेंटल राइट की हिफाजत करना सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है। जी। तो इसीलिए वहां ये सुनवाई हो रही है, और वो मैं समझता हूं कि सारे सवाल जायज उठा रहे हैं। हिमालय सर, क्योंकि आप दिल्ली वक्फ बोर्ड के एक्स मेंबर भी हैं और बहुत नजदीक से आपने इन तमाम चीजों को देखा है, बात ये भी निकल के आ रही है कि महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा और पसमानदा को इसमें जो है वो बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उनके अधिकारों को और उनको उनकी रक्षा के लिए उनको शामिल किया जा रहा है। क्या ये पहली बार हो रहा है या पहले भी महिलाएं शामिल? देखिए, ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर आप आर्टिकल हमारा सेक्शन 14 देखें, वक्फ एक्ट 1995, उसमें ये शर्त है ऑलरेडी कि 2 खवातीन का होना, 2 महिलाओं का होना जरूरी है। जैसे उन्होंने कहा कि एक एमएलए, एक एमपी, एक बार काउंसिल से, एक मुतवल्ली, एक आईएएस, एक सोशल वर्कर, एक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, लेकिन उन्होंने 7 लोगों की शर्त दे दी और उसमें कहा है कि 2 लेडीज का होना जरूरी है। उसमें जो उसमें सोशल वर्कर में रखा है उसमें हम किसी को भी ले सकते हैं, तो उसमें पसमानदा वगैरह सारे लोग कवर हो जाते हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये चीज पहले से है। तो ये तो सिर्फ चीजों को छुपाने के लिए कहा जा रहा है। मुझे शौक तब लगा जबकि रिजिजू साहब ने पार्लियामेंट में ये खड़े होकर कहा कि कल को लोग पार्लियामेंट को कहने लगेंगे वक्फ की प्रॉपर्टी है। अरे, कानून बनाए हुए आप ही लोगों के हैं, और उसी कानून के तहत किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ कहने का से पहले प्रोसेस है, गजट नोटिफिकेशन है, यूजर बाय वक्फ है, तो ऐसे नहीं कहा जा सकता। तो सिर्फ एक मैं समझता हूं कि क्योंकि उन्होंने कानून बनाया है तो उसको कवर अप करने की इधर उधर से कोशिश करते हैं। जी, एक सवाल ये भी उठा और एतराज भी किया है कपिल सिब्बल ने भी कि अगर आप बात करते हैं कि इसके सारे अधिकार के लिए आप किस कलेक्टर को जो है अधिकार दे देंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट का व्यक्ति होगा और जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट के सरकार के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगा और उन्हीं को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर जो न्याय है वो कहाँ से मिल पाएगा? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, वो सारी पावर ही इसलिए देना चाहते हैं जी, और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को खत्म करना चाह रहे हैं, और डीएम को पावर सारी इसीलिए कि अल्टीमेटली ही इज द एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट और वो वही करेगा जो गवर्नमेंट चाहेगी। तो ये तो किसी तरह से मुनासिब है ही नहीं। अच्छा, एक ये बात निकल के है कि अगर आपके पास वक्फ की प्रॉपर्टी, आप वक्फ करना चाह रहे हैं किसी प्रॉपर्टी को, तो आपको 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना जरूरी है। अब ये कौन तय करेगा कि आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान है नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या नहीं कर पाएंगे? नहीं, देखिए, वो शर्त ही गलत है कि मेरी प्रॉपर्टी। मैं बताता हूं आपको, मैंने उनको सुना था अपने कपिल सिब्बल साहब को, उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि भाई मेरी प्रॉपर्टी मैं दान करना चाहता हूं, मैं किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हूं, मैं कर सकता हूं। ये कैसा कानून है? तो अब अल्टीमेटली ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों है कि उसने 5 साल मुसलमान रहा हो? तो जिसकी प्रॉपर्टी वो अगर दान में देना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, तो उसको ये आजादी होनी चाहिए, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की आजादी देता है। नहीं तो अल्टीमेट ये जो शर्त है, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है। ठीक है, सवाल ये भी होता है कि जब बाकी दूसरे ट्रस्ट है, वो चाहे हिंदुओं के ट्रस्ट हो या सिखों के ट्रस्ट हो, वहां पर किसी दूसरे रिलीजन का, मजहब का कोई व्यक्ति एज ए मेंबर नहीं है, उसकी कोई दखलंदाजी नहीं है, तो ये जरूरत यहां पर ही क्यों पेश आती है? क्यों इसकी यूं कहे कि सोच जाती है कि यहाँ पर बाकी लोग भी आए तभी इसका भला होगा और तभी ये अच्छा होगा, तभी ये ट्रांसपेरेंट होगा और तभी इसका विकास हो पाएगा? देखिए, ये कानूनी तौर पर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना ये है
कि ना कि वक्फ बोर्ड में दूसरी कम्युनिटी के लोग हों, बल्कि दूसरे दूसरे ट्रस्ट वगैरह में भी, चाहे मंदिर ट्रस्ट हो, चाहे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, उसमें भी दूसरी कम्युनिटी के लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज़ादी देता है, तो हमें उस आज़ादी के लिए पूरा इख्तियार है कि अपनी चीज़ों को, अपने रिलीजन को अपनी तरीके से मेंटेन कर सकें, और ये तभी पॉसिबल होगी जबकि कंट्रोल उसी कम्युनिटी का हो जिस कम्युनिटी का वो इदारा है। देखिए, क्योंकि राज्यसभा में और लोकसभा में ये बिल पारित हो चुका है, मामला सीजीआई के सामने है, क्या लगता है? आज बहस हुई, गर्मा गर्म बहस हुई, कल फिर 2 बजे से इस पे आगे कंटिन्यू होना है, क्या लगता है किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है मामला? क्या मुस्लिम समुदाय को और जो याचिका करता है उनको सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिलेगी, इस बिल को रोक दिया जाएगा, स्टे मिल जाएगा क्या? क्योंकि कानूनी दांवपेच क्या बाहर है, क्या होगा अगला रुख? देखिए, क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो ये बिल है ये कानून के खिलाफ है, और मैं सुप्रीम कोर्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सबको इंडिपेंडेंट रखा है। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है और वो ये देखेगा कि अगर कानून की खिलाफ वर्जी हुई है तो उस बिल को रद्द करेगा। तो मैं समझता हूँ कि क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज जिस तरीके से बात हुई तो इंटरिम राहत की कहीं ना कहीं बात सामने आ रही थी और वो कहीं ना कहीं हो भी जाता है। क्या लगता है कि कल वो राहत मिल जाएगी, फॉर द टाइम बीइंग इसमें स्टे लग जाएगा? नहीं, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, कोर्ट क्या करेगी इसके बारे में कोई हम नहीं कह सकते, लेकिन हम तो हाँ इतना कह सकते हैं कि ये जो एक्ट है, ये जो चैलेंज हुआ है सही हुआ है, और वो जो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर जो भी फैसला करेगी वो सही फैसला करेगी, क्योंकि वो कानून के खिलाफ है तो कानून के खिलाफ है। हिमाल जी, आखिरी सवाल मेरा कि क्या सरकार को इतनी सख्त जरूरत थी कि इस बिल को लेके आए, और इसकी क्या वाकई यूं कहूं कि नीड थी? मैं आपको एक चीज और बता दूं, शायद हम लोगों को कहीं ये गलत फहमी रहती है कि सरकार जो मेजोरिटी में होती है वो सब कुछ कर सकती है। जी, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक चीजों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है, और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है वही चीजों पर पाबंदी लगाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमाल अख्तर साहब तमाम जानकारियों के लिए। तो आप ये देखिए व्यूअर्स के जिस तरीके से आज पूरा कानूनी दांवपेच में ये पूरा बिल चलता रहा, बात होती रही, बहस होती रही, गर्मा गर्म माहौल भी रहा, आगे कल ये कंटिन्यू रहेगा। देखना है कि आने वाला यानी कि जो गुरुवार है वो वाकई किस पर भारी होगा और किसके लिए शुभ होगा। फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा कल कोर्ट के अंतिम फैसले का। आप देखते रहिए मीडिया 24/7। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।